बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैनुअल थेरेपी, जिसमें हम ज़्यादातर जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जॉइंट्स के अबाउट कि जॉइंट्स में किस तरह की मूवमेंट्स होती है, उनमें कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, ऑर्थोकाइनेमेटिक्स क्या होते हैं। तो ज़्यादातर हम बेसिक चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। OMPT प्रिंसिपल्स मतलब कि ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी में हम कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। सो स्पाइनल मूवमेंट जो है, जब भी आप किसी भी जो भी स्पाइनल मूवमेंट आप परफॉर्म करते हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि उस स्पाइन की जो मूवमेंट है वो किस एरिया पे स्पेसिफिकली हो रही है। उसमें उस एरिया में कौन सी मूवमेंट्स ज़्यादा होते हैं, कौन सी मूवमेंट उसमें कम होती है, वहाँ की जो जनरल मूवमेंट्स है वो कैसी है, वहाँ पे जो स्पेसिफिक मूवमेंट होती है वो कैसी है। तो आपको फर्स्टली तो आपको सबसे पहले उनके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, सही है। और देन जो है उनके मूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा जी, सो जनरल मूवमेंट्स हमारे स्पाइन पे कौन-कौन सी होती है? जनरल मूवमेंट का मतलब क्या है कि एक रीजन जो है, अगर हम फुल स्पाइन ले लें, मतलब कि सर्वाइकल स्पाइन, थोरैसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन, इंसाक्रम, हम उनको टुगेदर ले लें, उन पे जो मूवमेंट्स होती है उसको भी हम जनरल मूवमेंट कह सकते हैं। या फिर जो है हम स्पाइन का कोई रीजन ले लें, फॉर एग्जांपल हमने सर्वाइकल ले लिया, या हमने थोरैसिक ले लिया, या फिर हमने लंबर ले लिया, तो उस पे जो जो मूवमेंट्स होती है उसको भी हम जनरल मूवमेंट्स कहते हैं। या फिर जो है हम कोई और सेट ऑफ वर्टेब्रा हम ले लेते हैं, मतलब कि मैं कह लूँ कि C7 से लेकर D4 तक, ठीक है? या फिर L1 से लेकर L5 तक। तो अगर हम एक सेट ऑफ वर्टेब्रा लेते हैं, या फिर वर्टेब्रल रीजन लेते हैं, या पूरे एंटायर स्पाइन अगर हम लेते हैं, उस पे जितनी भी मूवमेंट्स होती है, तो उनको हम जनरल मूवमेंट्स कंसिडर करते हैं, ठीक है? अब स्पेसिफिक मूवमेंट क्या होती है कि दो वर्टेब्रा के बीच में जो मूवमेंट्स होती है, मतलब एक वर्टेब्रा अगर हम C7 ले लें, उसके नीचे जो है T1 है, तो इन दोनों के बीच में जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक मूवमेंट या फिर सेगमेंटल मूवमेंट, सही है। या फिर हम इसको वन इंटरवर्टेब्रल मूवमेंट भी कह सकते हैं, सही है। अच्छा जी, ये जो इंटरवर्टेब्रल मूवमेंट है ना एक सेगमेंट की, ये इसको हम मोबाइल सेगमेंट कहते हैं। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, द मोबाइल सेगमेंट आखिर होता क्या है? तो मोबाइल सेगमेंट जो है, इसमें ये एक थ्री जॉइंट कॉम्प्लेक्स होता है। थ्री जॉइंट कैसे? वर्टिब्रस तो टू है, एक ऊपर वाला वर्टिब्रा, एक उसके नीचे वाला वर्टिब्रस, तो इन दोनों के बीच में जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं मोबाइल सेगमेंट। फिर ये जॉइंट थ्री कैसे हैं? क्योंकि हर एक वर्टिब्रा जो है वो दूसरे वर्टिब्रा के साथ जब जॉइंट बनाता है तो तीन एरियाज पे बनाता है। फर्स्ट, इंटरवर्टिब्रल बॉडी जो होती है वो एक वर्टिब्रा की दूसरे वर्टिब्रा के साथ जॉइंट बनाती है। और इसके अलावा जो है, अगर आप साइड्स पे देख लेना, तो जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं उससे थोड़े से प्रॉक्सिमली अगर हम कह लें, तो वहाँ पे फैसेट्स होते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जो है ये एक फैसेट जॉइंट है, ठीक। यहाँ पे देखिए ये एक फैसेट है, और ये ऊपर वाले वर्टिब्रा का फैसेट है। तो लेफ्ट साइड में भी एक फैसेट जॉइंट बनता है, राइट साइड में भी एक फैसेट जॉइंट बनता है, और एक जो है वर्टिब्रल बॉडी के बीच में ये वाला जो जॉइंट है, ये जॉइंट बनता है। तो एज अ होल जो है दो वर्टिब्रा के बीच में तीन जॉइंट्स बनते हैं, इस वजह से हम इसको कहते हैं ट्री जॉइंट कॉम्प्लेक्स। अच्छा जी, इंटरवर्टिब्रल, सो इसमें कौन कौन सी जॉइंट्स हो गए? एक हो गया इंटरवर्टिब्रल डिस्क जॉइंट, जो कि इंटरवर्टिब्रल बॉडीज के बीच में बनता है, सही है। और दो जो है वो फैसेट जॉइंट हो जाते हैं। लेकिन इन जॉइंट्स के साथ साथ जो है, आपको पता है कि जितने भी जॉइंट्स मोबाइल जॉइंट्स होते हैं, उनमें मसल्स, लिगामेंट्स या न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स जो बाकी है वो सारे जरूर इन्वॉल्व होते हैं। सो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो फैसेट जॉइंट और उनके सराउंडिंग जितनी भी मसल, लिगामेंट्स या न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर है, इन सबको कंबाइनली हम कहते हैं द मोबाइल सेगमेंट, सही है। अच्छा जी, अच्छा, द इंटरवर्टिब्रल डिस्क जॉइंट। सो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जॉइंट, पहले हमने बात कर ली कि दो वर्टिब्रा की वर्टिब्रल बॉडीज जो होती है, यहाँ पे आप देखिए ये एक वर्टिब्रा की बॉडी है, ये दूसरे वर्टिब्रा की बॉडी है। सो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बनता है इसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क जॉइंट। ये जॉइंट जो है ये साइनोवियल जॉइंट नहीं है, ये सिनकोंड्रोटिक जॉइंट है। सिनकोंड्रोटिक क्या होता है कि ये एक कार्टिलेजियस जॉइंट है, इसमें प्राइमरी कार्टिलेज होते हैं, हाइलिन होते हैं, जिसने दोनों जो आर्टिकुलर सर्फेस होती है उनको कवर किया होता है। तो ये एक साइनोवियल जॉइंट नहीं है, बल्कि कार्टिलेजियस जॉइंट है, सही है। अच्छा, द न्यूक्लियस पल्पोसिस एंड एनुलस फाइब्रोसिस। यहाँ पे आप देखिए, सो दोनों वर्टिब्रा के बॉडी के बीच में जो है एक डिस्क होती है, और इस डिस्क में इसकी दो पोर्शंस होते हैं। एक इसका जो आउटर पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस, ठीक। इसका जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस।
अब ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ना, इसमें टेंडेंसी होती है कि ये एक्सपेंड कर सके। ये श्रिंक भी हो सकता है, ये एक्सपेंड भी हो सकता है, सही है। तो इट्स लाइक क्वेश्चन है, सही है, दोनों के बीच में। और इस क्वेश्चन के जो है इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अगर आप कोई मूवमेंट नहीं भी कर रहे होते, आप स्टैटिक कंडीशन में है, तब भी इसका कोई रोल होता है। मूवमेंट में भी इसका फंक्शन होता है और स्टेबलाइजेशन में भी इसका फंक्शन होता है, सही है। सो स्टैटिक कंडीशन में फॉर एग्जांपल आपने कोई पोस्चर मेंटेन किए हुए है, आप मूवमेंट नहीं कर रहे, तो उसमें इसका क्या रोल होता है कि ये सिंपली क्या करता है कि वेट की डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वेट को ट्रांसमिट करता है एक वर्टिब्रा से दूसरे वर्टिब्रा में। तो स्टैटिक कंडीशन में इसके सिर्फ लोड को ट्रांसमिट करना जो है वो इसका फंक्शन होता है। अब मूवमेंट में इसका क्या फंक्शन होता है, इस डिस्क ने जो है एक सफिशिएंट स्पेस क्रिएट की होती है दोनों वर्टिब्रास के बीच में से। तो इस वजह से एक वर्टिब्रा जो है वो दूसरे वर्टिब्रा पे आराम से मूवमेंट कर सकता है विदाउट एनी फ्रिक्शन। सही, इस वजह से ये मूवमेंट में भी हेल्प प्रोवाइड करता है। थर्ड वन इज स्टेबलाइजेशन। अब स्टेबलाइजेशन आपको पता है कि हर एक जॉइंट जो होते हैं उसमें मोबिलिटी के लिए भी हमें कुछ स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो उसको मूव कर सके, सी। और उसको स्टेबिलिटी के लिए भी हमें कुछ स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड होते हैं कि वो जो है उस एक्सेसिव मूवमेंट्स को प्रिवेंट कर सके। लाइक अगर हम कहें कि मसल्स जो है वो हमारी मोबिलिटी में हेल्प करते हैं, तो इस तरह लिगामेंट्स जो है वो हमारी स्टेबिलिटी में हेल्प करते हैं क्योंकि वो एक्सेसिव मूवमेंट को प्रिवेंट करते हैं, सी। उसी तरह ये डिस्क भी जो है ये स्टेबिलिटी में हेल्प प्रोवाइड करता है। तो दोनों वर्टिब्रा को इसने एक दूसरे के साथ अटैच किया होता है और इस वजह से जो है वो एक्सेसिव मूवमेंट नहीं करते एक दूसरे पे और एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं होती, सही। सो स्टैटिक भी इसका फंक्शन है, मूवमेंट में भी इसका फंक्शन है और इसका स्टेबिलिटी में भी इसका फंक्शन है, सही। अच्छा जी। Soft load impulses are partially dampened by the disc. Hard load impulses are more by bone. आपको पता है कि जितनी भी छोटी मोटी सी इम्पल्सेस आती है या कोई भी आप लोड कंसिडर कर लें, लोड आता है किसी स्ट्रक्चर पे, तो सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यू जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं। जो डिस्क है इट्स लाइक सॉफ्ट टिश्यू, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये फोर्स जो है या ये लोड जो स्पाइन पे आ रहा है अगर ये बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर जो ये डिस्क होती है इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और ये लोड ट्रांसमिट होता है हमारे बोन्स में से। तो अगर ये डिस्क इसको एब्जॉर्ब ना कर पाए, बहुत ज्यादा लोड है, तो डिस्क अक्सर रप्चर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर लोड इतना ज्यादा है कि वो बोन में भी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो फिर उसके साथ बोन भी फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि छोटी सी जो फोर्सेस आती है, छोटे से जो लोड्स आते हैं, वो पहले एब्जॉर्ब होते हैं हमारे डिस्क में। अगर डिस्क उसको कंट्रोल ना कर पाए तो फिर वो एब्जॉर्ब होते हैं हमारे बोन में। अगर बोन भी उसमें उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए तो फिर जो है वो बोन को फ्रैक्चर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी। In a healthy disk with an intact annulus, the interior aspect of the nucleus will compress slightly with spinal flexion. ओके जी। जब भी हम स्पाइनल मूवमेंट्स करते हैं, चाहे हम फ्लेक्शन कर रहे हो या हम एक्सटेंशन कर रहे हो, तो उसमें जो डिस्क है ना, ये पहले मैंने बात की कि इसमें ये एक्सपैंड भी हो सकता है, ये श्रिंक भी हो सकता है। तो जैसे हम स्पाइन पे फ्लेक्शन करते हैं, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से हम जैसे ही फ्लेक्शन करते हैं तो इंटीरियर पार्ट जो होता है ना इस डिस्क का, वो थोड़ा सा कोलैप्स हो जाता है, वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है, सही। और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, सही। लेकिन अगर हम एक्सटेंशन में जाते हैं, इस साइड पे अगर हम जा रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि जो पोस्टीरियर पार्ट होता है डिस्क का वो कंप्रेस हो जाता है और जो इंटीरियर पार्ट होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, सही है। तो कोई हार्ड टिश्यू नहीं है, सॉफ्ट सी टिश्यू है जिसमें ये कोलैप्स भी हो सकता है, श्रिंक भी हो सकता है, ये जो है एक्सपैंड भी हो सकता है। अच्छा जी। If the annulus is torn, the nucleus respond to movement by migrating through the path of least resistance. अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखिए ना, ये जो पार्ट नजर आ रहे हैं आपको, एरो से नजर आ रहा होगा, ये जो पार्ट है ये है एनुलस फाइब्रोसिस, और ये जो ब्लूइश सा पार्ट है ये है न्यूक्लियस पल्पोसिस। अच्छा, जब भी एनुलस फाइब्रोसिस जो है ये रप्चर हो जाता है, यहाँ पे आप देखिए ये जो है एनुलस फाइब्रोसिस यहाँ पे नहीं है, मतलब कि वो रप्चर हो गया है। तो जहाँ पे भी एनुलस फाइब्रोसिस रप्चर हो जाता है, इसका मतलब है कि वहाँ पे न्यूक्लियस पल्पोसिस को कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रही, तो न्यूक्लियस पल्पोसिस उसी एरिया से हर्निएट हो जाता है, तो ये एक हर्निएटेड डिस्क है जो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि ये न्यूक्लियस पल्पोसिस इस एनुलस फाइब्रोसिस के अंदर होता है। और पेरिफेरी से जो है यहाँ पे आप देखिए, सो यहाँ पे सारा जो है एनुलस फाइब्रोसिस को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है कि ये यहाँ से बाहर ना निकले, ये न्यूक्लियस पल्पोसिस। लेकिन जब भी ये रेजिस्टेंस कम हो जाती है, मतलब कि एनुलस फाइब्रोसिस रप्चर हो गया, तो न्यूक्लियस पल्पोसिस उसमें से निकल जाता है, ठीक है।
उसको हम फिर कहते हैं डिस्क बल्ज या हम उसको कहते हैं डिस्क हर्निएशन। ओके जी, द फैसेट जॉइंट, सो फैसेट जॉइंट को जो है हम ज़ाइगोपोफिजियल जॉइंट भी कहते हैं। इसको हम जो है आर्टिकुलरिस इंटरऑर्कुलाई भी कहते हैं एंड इसको हम साइनोवियल इंटरवर्टेब्रल जॉइंट भी कहते हैं। तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि जो फैसेट जॉइंट है हमारे स्पाइन में, दे आर द साइनोवियल जॉइंट, लेकिन जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क जॉइंट है दे आर द कार्टिलेजियस जॉइंट। सही है? अच्छा जी, सो फैसेट जॉइंट की ओरिएंटेशन जो है ये हमारे स्पाइनल मूवमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि कुछ फैसेट की ओरिएंटेशन जो है वो ज़्यादा सैजिटल प्लेन में होती है, कुछ फैसेट की ओरिएंटेशन जो है वो ज़्यादा फ्रंटल प्लेन में होती है। तो इसी वजह से, इस ओरिएंटेशन की वजह से जो है कुछ एरियाज जो स्पाइनल एरियाज होते हैं उनमें सर्टेन मूवमेंट्स ज़्यादा होती है, सर्टेन मूवमेंट्स उनमें कम होती है। सही है? इसी तरह अगर हम सर्वाइकल देख लें तो उसमें हमारी जो है फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी ज़्यादा होती है, रोटेशन भी होती है। लेकिन अगर हम थोरेसिक स्पाइन देख लें तो उसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, रोटेशन उसमें होती है। सही है? अगर हम लंबर देख लें तो उसमें जो है फ्लेक्शन एक्सटेंशन फिर से होती है। तो ये सारी जो मूवमेंट्स होती है ये डिपेंड करते हैं हमारे फैसेट जॉइंट की ओरिएंटेशन पे। सही है? इसके अलावा जो है सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लोअर लंबर का जो रीजन होता है वहाँ के फैसेट लोड बेयरिंग का सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। वो किस तरह, जितनी इनमें इंक्लिनेशन ज़्यादा होगी ना फैसेट जॉइंट में, तो उतनी ही ये ज़्यादा लोड बेयरिंग में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर ये जितनी ज़्यादा पैरेलल होंगी, उनमें इंक्लिनेशन नहीं होगी, तो फिर जो है लोड बेयरिंग का फंक्शन जो है वो इनका कम हो जाता है। See? तो जब भी आप कहीं पे भी स्पाइनल मूवमेंट्स परफॉर्म करवाते हैं पैसिवली, मतलब कि आप मोबिलाइजेशन करवाते हैं या मैनिपुलेशन करवाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक रीजन में जो है फैसेट जॉइंट की ओरिएंटेशन किस तरह है। सही है? अच्छा जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, सो ये सारे जो है नॉर्मल वर्टेब्रास हैं, लेकिन अगर आप इस वाले जो डी स्ट्रक्चर है इसमें अगर आप देखें तो ये सेजिटल प्लेन है। सेजिटल प्लेन के साथ इस फैसेट का जो एंगल बनता है दैट इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री। सही है? अगर आप यहाँ पे देखिए वही सेजिटल प्लेन है, उसके साथ अगर आप फैसेट का एंगल देख लें दैट इज ऑलमोस्ट 60 डिग्री। सही है? अगर आप थर्ड वाले में देख लें सेजिटल प्लेन के साथ ऑलमोस्ट जो फैसेट की जो ओरिएंटेशन है दैट इज ऑलमोस्ट 30 डिग्री से। तो हमारे स्पाइन में भी इसी तरह कहीं पे जो है जो फैसेट की ओरिएंटेशन है दैट इज 45 डिग्रीज, कहीं पे जो है वो 60 डिग्रीज हो जाते हैं, कहीं पे 90 डिग्रीज हो जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि किस एरिया में किस तरह जो है इसकी एंगल है या उसकी इंक्लिनेशन किस तरह है, और उसी पोजीशन में फिर जो है आप उसको मोबिलाइज करते हैं। सही? अगर आपको पता नहीं होगा कि ओरिएंटेशन किस तरह है किसी फैसेट की, तो आप कभी भी इफेक्टिवली उसको मोबिलाइज नहीं कर सकते। अच्छा जी, स्पाइनल रेंज ऑफ मूवमेंट, स्पाइनल रेंज ऑफ मूवमेंट डिपेंड करती है उसके जॉइंट पे। जॉइंट कितने बनते हैं? 3 जॉइंट बनते हैं हर एक सेगमेंट पे से। तो 3 जॉइंट्स में से एक इंटरवर्टेब्रल डिस्क जॉइंट है, 2 जो है फैसेट जॉइंट है। तो हमारी जितनी भी स्पाइनल मूवमेंट है वो डिपेंड करती है हमारे फैसेट जॉइंट पे एंड इंटरवर्टेब्रल डिस्क जॉइंट पे। फॉर एग्जाम्पल अगर फैसेट जॉइंट जो है वो हाइपोमोबाइल हो गए, वो स्टिफ हो गए, तो उस एरिया की मूवमेंट्स जो है वो कम हो जाएंगी। या फिर अगर इंटरवर्टेब्रल डिस्क जॉइंट है वो अगर हाइपोमोबाइल हो गया तो मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगी उस एरिया पे। लेकिन अगर वो हाइपर मोबाइल हो गए तो इसका मतलब है कि फिर जो है उसमें मूवमेंट ज्यादा होगी। सही है? अच्छा जी, लेकिन इसके अलावा जो है जॉइंट्स के अलावा और भी ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे स्पाइनल रेंज ऑफ मूवमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। उसमें कौन कौन से है? पर्सन एज, आपको पता है कि एज के साथ जो है अर्थराइटिस हो जाता है, उसमें जो है स्टिफनेस हो जाती है, सो मूवमेंट जो है वो फिर कम हो जाती है। हेल्थ ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द स्पाइन, स्पाइन के जो इर्द गिर्द टिश्यू है, जो पेरावर्टेब्रल मसल्स हो गए हमारे या फिर जो हमारे लिगामेंट्स हो गए, अगर वो इंटैक्ट है तो फिर जो है मूवमेंट नॉर्मल होगी। अगर वो इंटैक्ट नहीं है तो मूवमेंट जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। से फिजिकल कंडीशनिंग पर डिपेंड करता है। जो लोग जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिनकी नहीं होती, वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो उनमें रेंज ऑफ मूवमेंट जो है वो ज़्यादा होती है। जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल के होते हैं उनमें रेंज जो है वो कम हो जाती है। से और इस तरह कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स भी होते हैं जो अफेक्ट करते हैं बंदे की रेंज ऑफ मूवमेंट को। सही है? अच्छा जी, विद फ्लेक्जन अगर हम देखें, जब हम स्पाइन पे फ्लेक्जन परफॉर्म करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए ये एक स्पाइन है जो कि नॉर्मल पोजीशन में है। सही है? अब अगर हम उसमें फ्लेक्जन परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखिए ये वाला जो एरिया है, जो हमारा थोरेसिक एरिया है, उसमें काइफोसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है फ्लेक्जन के साथ। जो सर्वाइकल एरिया है वो भी कंपैरेटिवली फ्लैट होता है, जो लंबर एरिया है वो भी कंपैरेटिवली फ्लैट होता है।
सिर्फ थोरेसिक काइफोसिस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ एक्सटेंशन में आप देखिए, एक्सटेंशन में क्या होता है कि स्पाइन जो है वो हमारा ज़्यादातर फ्लैट हो जाता है, ठीक है? लेकिन उसके जो एंड्स होते हैं, ये वाला एंड यहाँ पे आप देखिए और ये वाला एंड आप देखिए, तो ये डोर्सली कर्व्ड होते हैं, सही है? मतलब पीछे की तरफ इनमें कर्वेशन हो जाती है। ये इंटीरियर साइड आप कंसिडर कर लें, ये जो है पोस्टीरियर साइड, यहाँ पे आप देखिए स्पाइनस प्रोसेस आप देख सकते हैं, तो ये पोस्टीरियर साइड है। तो पोस्टीरियर साइड या डोर्सल साइड पे जो है इसमें दोनों एंड्स पे कर्व्स नजर आती है और बाकी जो स्पाइन होती है वो कंपैरेटिवली फ्लैट होती है, सही है। सो ये फ्लेक्शन है, दिस वन इज एक्सटेंशन और ये जो है नॉर्मल पोजीशन है। लेकिन ये तो नॉर्मली होता है फ्लेक्शन के साथ किस तरह कर्व बनता है, एक्सटेंशन के साथ किस तरह कर्व बनते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो है हर एक इंडिविजुअल में इसमें वेरिएशन आ सकती है। डिपेंड करता है कि उस बंदे का डिस्क कैसा है और उसकी वर्टिब्रल बॉडी की जो शेप है वो किस तरह है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर उसमें वेरिएशन थोड़ी बहुत आ सकती है। अच्छा जी, ये जो कर्व है ये हमें शो करता है कि हमारे स्पाइनल मूवमेंट की रेंज कितनी है। यहाँ पे आप देखिए ये वाई एक्सिस जो है ये हमें रेंज शो करता है और ये एक्स एक्सिस पे आप देखिए हमें रीजन शो हो रहे हैं, सर्वाइकल है, थोरेसिक है एंड लंबर है। ये जो लाइन आपको नजर आई है हमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन की रेंज शो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आप सर्वाइकल में देखिए तो इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन की रेंज इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे आप देखिए। लेकिन अगर हम थोरेसिक एरिया पे देखें तो यहाँ पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन की रेंज काफ़ी कम हो जाती है, सही। इसी तरह लंबर पे हम देखें तो इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन की रेंज फिर से ज़्यादा हो जाती है, सही। लेकिन अगर आप L4, L5 सॉरी L4 L5 या L5S1 सेगमेंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है वो डिफरेंट होती है, सही। बाकी सारे जितने भी स्पाइनल सेगमेंट है उसमें जितनी ज़्यादा एक्सटेंशन होती है उतनी फ्लेक्शन भी होती है, एक्सेप्ट फॉर L5S1 से। यहाँ पे आप देखिए L5S1 पे क्या होता है कि फ्लेक्शन की रेंज इतनी है, एक्सेस वाई एक्सिस पे आप देखें तो फ्लेक्शन इसका मतलब है कि फ्लेक्शन उसमें काफ़ी कम होती है, एक्सटेंशन की रेंज यहाँ तक है। मतलब ये है कि L5S1 सेगमेंट पे फ्लेक्शन कंपैरेटिवली कम है और एक्सटेंशन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, सही है। अच्छा जी, जॉइंट पोजीशनिंग फॉर एवेलुएशन एंड ट्रीटमेंट। सो जॉइंट की मेनली 3 पोजीशंस होते हैं जिसमें हम उसको एवेलुएट भी कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। एक है रेस्टिंग पोजीशन, दूसरा है मोमेंटरी रेस्टिंग पोजीशन या इसको हम कहते हैं एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन एंड द थर्ड वन इज अ नॉन रेस्टिंग पोजीशन, ठीक है। रेस्टिंग पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसमें जो है हमें ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन हमें मिलती है, सही है। इसमें कोई भी जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जॉइंट्स जो है वो ज़्यादा लैक्स पोजीशन में होते हैं, सही है, उसको हम रेस्टिंग पोजीशन कहते हैं। अब मोमेंटरी रेस्टिंग पोजीशन क्या होती है या एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल एक जॉइंट में जो है एक डिसफंक्शन आ गया है, उसको उसमें डिस्कम्फर्ट है, उसमें पेन वगैरह है, लेकिन उसको हम रेस्टिंग पोजीशन पे नहीं लेके जा सकते क्योंकि उसमें डिस्कम्फर्ट है पेशेंट को। तो ऐसी कंडीशन में हम फिर क्या करते हैं कि हम कोई ऐसे पोजीशन फाइंड आउट करते हैं जिसमें बंदे की डिस्कम्फर्ट कम हो और उसमें हमें रेंज ऑफ मूवमेंट भी ज़्यादा प्रोवाइड हो, सो उसको हम कहते हैं मोमेंटरी रेस्टिंग पोजीशन, सही है। अच्छा, नॉन रेस्टिंग पोजीशन क्या होती है। नॉन रेजिडेंट पोजीशन हम मोस्टली हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, लाइक किसी मसल को स्ट्रेच करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये जो है इसको हम इसमें हम जो है जॉइंट को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे लेके जाते हैं, सही है, जो कि एक रेस्टिंग पोजीशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम एससीएम को स्ट्रेच करें तो हम उसको साइड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एंड रोटेशन में लेके जाते हैं, सही है। ये एक रेस्टिंग पोजीशन नहीं है लेकिन हम एक मसल को ट्रीट करने के लिए उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं नॉन रेस्टिंग पोजीशन। अच्छा जी, रेस्टिंग पोजीशन एंड लूज बैक पोजीशन। सो रेस्टिंग पोजीशन एंड लूज बैक पोजीशन जो है ये एक ही चीज़ है। इसमें जो है हमारे ज़्यादातर जो पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर मतलब कि जॉइंट के अराउंड जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे लिगामेंट्स है, मसल्स है, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, वो काफ़ी लैक्स होते हैं, मतलब वो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। उसमें कोई भी रिएक्टिविटी नहीं होती, सही है। और हमें जो जॉइंट प्ले जो हमें मिलती है, मतलब कि जॉइंट की सर्फेसिस के बीच में जो हमें मोशन मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, सही है। और ये ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन भी होती है और इसमें जो है मसल्स या जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो ज़्यादातर रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, ठीक। रेस्टिंग पोजीशन को हम कब यूज़ करते हैं या जब हम किसी जॉइंट को एवेलुएट करते हैं, मतलब हम उसकी असेसमेंट करते हैं, उसकी रेंज ऑफ मोशन की हम असेसमेंट करते हैं। सो उसके लिए हम जो है रेस्टिंग पोजीशन यूज़ करते हैं। इन फील्ड को भी आइडेंटिफाई करने के लिए जो है हम रेस्टिंग पोजीशन यूज़ करते हैं, मतलब कि किसी जॉइंट का इन फील्ड जो है वो फर्म है, कैप्सुलर है या फिर हार्ड है, बोनी है या फिर जो है सॉफ्ट इन फील है।
तो इन फील के लिए या हम रेंज ऑफ मोशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है हम रेस्टिंग पोजीशन यूज करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, कंफर्मिंग डायग्नोस्टिक हाइपोथेसिस विद अ लो रिस्क ट्रायल ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल आपने किसी एरिया की हम आपने असेसमेंट कर ली, आपका कोई डायग्नोसिस बन गया कि ये जो है फॉर एग्जांपल एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हो सकता है, या कोई भी डायग्नोसिस आपकी हो सकती है। तो उसमें हम एक ट्रायल ट्रीटमेंट देते हैं कि आया ये डायग्नोसिस मेरी सही है कि नहीं है। तो उस वो ट्रायल ट्रीटमेंट जो है वो हम ज़्यादातर रेस्टिंग पोजीशन में देते हैं, सही, अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। अच्छा, थर्ड वन इज ट्रीटिंग सिम्टम्स विद ग्रेड 1 टू ट्रक्शन मोबिलाइजेशन विद इन दिस लेग। सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए फॉर एग्जांपल किसी बंदे को पेन है, उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 की मोबिलाइजेशन देते हैं, सही, विद ट्रैक्शन से। ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आप दो जॉइंट सर्फेसिस को एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट करें, उसको हम ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन कहते हैं। सो अगर आप किसी सिम्टम को ट्रीट करने के लिए आप ग्रेड 1 ग्रेड 2 की मोबिलाइजेशन देते हैं, तो वो भी हम रेस्टिंग पोजीशन में करते हैं, सही। या फिर जो है हाइपोमोबिलिटी को ट्रीट करने के लिए, मतलब कि रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए जो आप ट्रीटमेंट देते हैं ग्रेड 2 की, या फिर ग्रेड 3 पे जब आप जाते हैं, सो वो भी हम रेस्टिंग पोजीशन में ही देते हैं। एंड एक्सप्लोरिंग ऑप्टिमल ट्रीटमेंट डोसेज। अब ट्रीटमेंट डोसेज जो है, मतलब कि मैंने कितनी दफ़ा एक ट्रीटमेंट परफॉर्म करवानी है, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए भी आप जो है रेस्टिंग पोजीशन ही यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन क्या होती है? एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन या मोमेंटरी रेस्टिंग पोजीशन क्या होती है कि इसमें फॉर एग्जांपल किसी जॉइंट में कोई पैथोलॉजी है, जिसकी वजह से उस जॉइंट की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। उसमें आप रेस्टिंग पोजीशन पे उस जॉइंट को नहीं लेके जा सकते। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप एक ऐसी पोजीशन आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे आपको रेंज भी ज़्यादा मिले, मसल रिएक्टिविटी भी उसमें ज़्यादा ना हो, मसल भी रिलैक्स हो, सॉफ्ट टिश्यूज भी रिलैक्स हो, लेकिन पेशेंट जो है उसको डिस्कम्फर्ट भी ना हो, सही है, उसमें उसको लीस्ट डिस्कम्फर्ट हो। तो हम ऐसी पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, और उस पोजीशन को हम फिर क्या कहते हैं, एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन, ठीक है। अच्छा, द थर्ड वन इज नॉन रेस्टिंग पोजीशन। सो नॉन रेस्टिंग पोजीशन जो है हम हमेशा जो है किसी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, या किसी मसल को स्ट्रेच करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन में एक एरिया को लेके जाते हैं, किसी रीजन को लेके जाते हैं, और ये जो है स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो जाते हैं, सही। और इसमें ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि स्किल की रिक्वायरमेंट इस वजह से होती है क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि एक मसल को मैंने स्ट्रेच कैसे करना है, किस पोजीशन में मैंने उसको स्ट्रेच करना है, तो आप उसको कभी स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। सो ज़्यादा स्किलफुल होना चाहिए आपको, एंड मोर लाइकली टू ओवर स्ट्रेच टिश्यू एंड कॉज इंजरी। सो अगर आपकी स्किल्स नहीं है, आप ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि आप किसी मसल को ज़्यादा ओवर स्ट्रेच कर सकते हैं, और उसमें माइक्रो टेयर्स बन जाते हैं, वो इंजर्ड हो जाते हैं, सही। तो इस वजह से नॉन रेस्टिंग पोजीशन के लिए आपका स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, जॉइंट लॉकिंग। सो स्पाइनल मोबिलाइजेशन टेक्निक आप जब भी परफॉर्म करवाते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं कि एक एरिया को आप लोकलाइज कर लेते हैं। फॉर फॉर एग्जांपल, क्या आपका ट्रीटमेंट प्लान ये है कि मैंने L4 एंड L5 का जो सेगमेंट है उसको मैंने मोबिलाइज करना है। सो आपने अपने एरिया को लोकलाइज कर लिया, दैट इज L4 L5 से। उससे आगे और उससे मतलब उसके प्रॉक्सिमली और उसके डिस्टली जितनी भी एरियाज है, आप उसको लॉक कर देते हैं, सही है। तो उसको हम कहते हैं जॉइंट लॉकिंग, या उसको आप क्लोज पेक पोजीशन में लेके जाते हैं, ठीक। तो मोस्टली जो लॉकिंग मैनर्स है उसमें हम क्या करते हैं कि आइदर क्रेनियल, या तो क्रेनियल पार्ट आप उसका लॉक कर दें, या फिर आप उसका कॉर्डल पार्ट जो है वो आप लॉक कर दें, या कुछ इंस्टेंसेस ऐसी भी होती है जिसमें हम बोथ क्रेनियल और बोथ जो कॉर्डल पार्ट है उसको हम लॉक कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बोन एंड जॉइंट मूवमेंट, ये आप लोग जैसे ही डीपीटी स्टार्ट हो जाती है तब से ही हम पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि बोन की मूवमेंट्स को जो है हम ओस्टियोकाइनेमेटिक्स कहते हैं, जॉइंट की मूवमेंट को जो है हम ऑर्थोकाइनेमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बोन एंड जॉइंट मूवमेंट। सो जब भी आप बोन को मूव करते हैं, सो डेफिनेटली आपका जॉइंट जो है वो मूव होता है, क्योंकि आपका जॉइंट आपकी बोन से ही बनता है, सही। सो ऑस्टियो एंड ऑर्थोकाइनेमेटिक्स जो है ये आपके ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी की बिल्कुल बेसिक्स हैं। चाहे आप एवेल्युएशन कर रहे हो, चाहे आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो आपको पहले जो है जॉइंट की ओरिएंटेशन का पता होना चाहिए। उसमें फिर जो है कन्वेक्स कनकैव रूल फॉलो होता है, या कनकैव कन्वेक्स रूल फॉलो होता है। तो ये आपकी बिल्कुल बेसिक्स है, सही है, चाहे आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चाहे चाहे फिर आप असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है।
तो बोन्स में मेनली 2 टाइप्स की मूवमेंट होती है। एक होती है रोटेटरी मूवमेंट, एक होती है ट्रांसलेटरी मूवमेंट। रोटेटरी मूवमेंट क्या होता है कि एक एक्सिस के अराउंड जो है एंगुलर मूवमेंट्स होती हैं, उसको हम रोटेशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मूवमेंट क्या होता है कि एक एक्सिस के पैरेलल जो है कोई मूवमेंट हो रही है, तो उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। सही है? रोटेशन जब भी एक बोन करता है दूसरे बोन के ऊपर, तो उसमें रोलिंग होती है। सी लेकिन अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें या फिर तो ट्रैक्शन होती है या कंप्रेशन या फिर ग्लाइडिंग। ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको सही समझ आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ रोटेशन। यहाँ पे आप देखिए ये आपका एक्सिस हो गया फॉर एग्जांपल, और इसी एक्सिस के अराउंड जो है ये बोन रोटेशन कर रही है, सो इट इज रोलिंग। यहाँ पे आप देखें ये आपका एक्सिस हो गया है, और एक्सिस के पैरेलली जो है दूसरे बोन मूव कर रही है, चाहे वो उससे अवे जा रही है तो उसको हम ट्रैक्शन कहते हैं, चाहे वो उसके नज़दीक जा रही है उसको हम कंप्रेशन कहते हैं, या फिर चाहे वो उसके बिल्कुल पैरेलली जा रही है तो उसको हम ग्लाइडिंग कहते हैं। तो ये तीनों मूवमेंट्स जो है ये हमारी ट्रांसलेटरी मूवमेंट है, जिसमें जो एक्सिस है उसके पैरेलली मूवमेंट होती है। या फिर जो है यहाँ पे आप देखिए हमारी रोटेटरी मूवमेंट है, जिसमें अराउंड एन एक्सिस मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है? अच्छा जी, एनाटॉमिकल बोन मूवमेंट्स ऑफ वर्टिब्रा एंड क्रेनियल प्लेन्स। वर्टिब्रल रोटेशन। अच्छा जी, वर्टिब्रा में जो है जिस तरह आपको प्लेन्स का पता है कि सैजिटल प्लेन है, फ्रंटल प्लेन है एंड ट्रांसवर्स प्लेन है, तो स्पाइन में भी इन्हीं 3 प्लेन्स में मूवमेंट होती है। सही? सैजिटल प्लेन में जो मूवमेंट होती है वो अराउंड फ्रंटल एक्सिस होती है। फ्रंटल प्लेन में जो मूवमेंट होती है दैट इज अराउंड सैजिटल एक्सिस, एंड ट्रांसवर्स प्लेन में जो मूवमेंट होती है दैट इज अराउंड वर्टिकल एक्सिस। अब हम पढ़ेंगे कि इन तीनों प्लेन्स में कौन कौन सी मूवमेंट हमारे स्पाइन पे होती है। अच्छा, आप देखिए सैजिटल प्लेन में जो मूवमेंट है दे अकर अराउंड अ फ्रंटल एक्सिस, और उसमें मूवमेंट कौन-कौन सी है दैट इज फ्लेक्शन, या हम उसको वेंट्रल फ्लेक्शन कहते हैं या फॉरवर्ड फ्लेक्शन भी हम उसको कह सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये फ्लेक्शन है, यहाँ पे आप देखिए एक्सटेंशन है। तो फ्लेक्शन में क्या होता है कि आप अगर अपने स्पाइनस प्रोसेस को देखिए, ये जो एक्सटेंडेड पार्ट्स है आपके वर्टिब्रा के, इसको हम कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस। तो फ्लेक्शन में आपके स्पाइनस प्रोसेस अवे चले जाते हैं एक दूसरे से, सही है, और ज़्यादा जो है वो क्रेनियली चले जाते हैं, मतलब आपके हेड टूवर्ड्स हेड चले जाते हैं। अगर आप एक्सटेंशन में देखें तो वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, देखिए नीचे की तरफ आ रहे हैं, सो वो जो है आपके स्पाइनस प्रोसेस कॉर्डली चले जाते हैं। सही है? अच्छा जी, द नेक्स्ट प्लेन इज फ्रंटल प्लेन। सो फ्रंटल प्लेन में मेनली जो है दैट इज साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग आपके फ्रंटल प्लेन में होती है, और साइड बेंडिंग में क्या होता है कि अगर आप जो है साइड बेंड कर रहे हैं, तो एक साइड की जिस साइड पे आप साइड बेंड कर रहे हैं उसी साइड की जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है ना, वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं। सही है? जो अपोजिट साइड होता है, सो उसकी ट्रांसवर्स प्रोसेसेस एक दूसरे से अवे चली जाती हैं। सही है? या फिर आप दूसरे साइड पे आप साइड फ्लेक्शन करें, तो फिर जो है इस साइड की एक दूसरे के साथ नज़दीक हो जाएंगी, और इस साइड की जो है वो एक दूसरे से अवे चली जाएंगी। यहाँ पे आप देखिए ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है वर्टिब्रा की, और ये जो पीछे की तरफ एक्सटेंडेड पार्ट्स है दीज आर द स्पाइनस प्रोसेस। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज ट्रांसवर्स प्लेन मूवमेंट अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस। सो ट्रांसवर्स प्लेन में जो मूवमेंट होती है दैट इज मेनली रोटेशन। रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज भी होती है, एंटी क्लॉकवाइज भी होती है। तो अगर आप जिस साइड पे आप रोटेशन कर रहे हैं ना, तो आपका स्पाइनस प्रोसेस जो है वो उससे अवे जाता है। यहाँ पे आप देखिए इस पिक्चर में अगर आप देखिए, सो टुवर्ड्स मेरे जो लेफ्ट है उसके लेफ्ट साइड पे रोटेशन इसकी हो रही है, सही है, और स्पाइनस प्रोसेस जो है वो टुवर्ड्स राइट जा रहा है। अब अगर रोटेशन लेफ्ट की तरफ होगी तो स्पाइनस प्रोसेस जो है रोटेशन अगर राइट की तरफ होगी तो स्पाइनस प्रोसेस जो है वो लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा। सही है? अच्छा, यहाँ पे आप देखिए ये सारे प्लेन्स है, सैजिटल प्लेन है, ये फ्रंटल प्लेन है, और ये जो है ट्रांसवर्स प्लेन है, या इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कह सकते हैं। आई होप प्लेन्स जो है वो आप लोगों को पता होंगे। अच्छा जी, कंबाइंड बोन मूवमेंट्स। सो कंबाइंड बोन मूवमेंट्स जो है वो कपल्ड मूवमेंट भी होती है, नॉन कपल्ड मूवमेंट भी होती है। कपल्ड मूवमेंट क्या होती है, जो कि आप बहुत ज़्यादा आसानी से परफॉर्म कर सके, आपको उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम हो और रेंज जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हो, सी तो उसको हम कपल्ड मूवमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप साइड बेंडिंग, अगर आप अपने स्पाइन को साइड बेंड कर लेना और फिर आप रोटेशन करते हैं, तो वो बहुत आसानी से आपकी रोटेशन हो जाती है, मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, रेंज आपको ज़्यादा मिलती है, और रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होती है। अब नॉन कपल्ड मूवमेंट्स क्या होती है कि उसमें रेंज काफ़ी कम हो जाती है, और एंड फील्ड जो है वो हार्ड आपको मिलता है।
रेंज कम हो जाती है और इसमें जो है आप ज़्यादा आसानी से उसको परफॉर्म नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल अगर जो ऊपर वाले एग्जांपल मैंने दी है कि आप साइड बेंड करें फिर रोटेशन करें, अगर आप इसी मूवमेंट को आप रिवर्स करें तो फिर वो नॉन कपल्ड हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप अपने स्पाइन को पहले रोटेट करें और उसके बाद जो है उसको साइड फ्लेक्स करने की कोशिश करें, सो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी उसमें मिलेगी, रेंज भी उसकी काफ़ी कम होगी, सही है। तो कपल्ड मूवमेंट एंड नॉन कपल्ड मूवमेंट क्या होती है? कपल्ड वो है जो आप आसानी से प्रोड्यूस कर सके विद मोर रेंज, और नॉन कपल्ड मूवमेंट वो होती है जिसमें वो आप आसानी से प्रोड्यूस ना कर सके और उसमें आपको रेंज भी आपकी कम हो जाती है, सही है। जब भी आप नॉन कपल्ड मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो आपने उसको ज़्यादा केयरफुली परफॉर्म करनी है, क्योंकि इसमें जो है इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, सही। अच्छा, अच्छा जी, कंबाइंड मूवमेंट पैटर्न एंड स्पाइन। सो अपर सर्वाइकल जो है अबव C2, मतलब कि OC1 एंड C1 C2, इस पे जो कपल मूवमेंट्स होती है दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। साइड बेंडिंग एंड रोटेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आप ज़्यादा आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर C2 से नीचे आप बात करें, या जो लोअर सर्वाइकल स्पाइन है, तो उसमें अगर आप सेम साइड पे साइड बेंडिंग एंड रोटेशन परफॉर्म करते हैं तो वो जो है ज़्यादा आसानी से होती है, सो वो कपलिंग मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है कि अपर सर्वाइकल मतलब कि C1 C2 तक जितना भी एरिया है उसमें अगर आप साइड बेंड करते हैं ना किसी भी वर्टेब्रा को, और उसके अपोजिट आप रोटेशन करते हैं, सो वो बहुत आसानी से होती है, मतलब कि वो हमारी कपलिंग मूवमेंट हो जाती है। लेकिन अगर लोअर सर्वाइकल स्पाइन में आप किसी वर्टेब्रा को साइड फ्लेक्स करते हैं और उसके बाद उसको सेम साइड पे रोटेट करते हैं, तो वो ज़्यादा आसानी से होती है, सो वो हमारी कपलिंग मूवमेंट हो जाती है। अगर आप इन दोनों सिनेरियोज को अपोजिट कर लें, अपर सर्वाइकल में उसको सेम साइड पे कर ले, लोअर सर्वाइकल स्पाइन में उसको अपोजिट साइड पे कर ले, सो फिर जो है ये हमारी नॉन कपल्ड मूवमेंट्स हो जाती है। यहाँ पे आप देखें रूल्स ऑफ मोशन है वही कन्वेक्स कनकेव रूल है, और कनकेव कन्वेक्स एंड कन्वेक्स कनकेव, कि अगर कन्वेक्स कनकेव है तो अपोजिट साइड में मूवमेंट होगी, एंड अगर कनकेव कन्वेक्स है तो सेम साइड पे ऑर्थोकाइनेमेटिक्स एंड ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स होगी, सही है। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसी में वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं।